Let's continue the chapter irrigation system. Improvement in food resources chapter हम जो ऑलरेडी कर रहे थे उसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं और उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इरिगेशन। जैसे कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जैसे उन्हें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे उन्हें जिंदा रहने के लिए वाटर की भी जरूरत होती है। तो इरिगेशन है क्या? इरिगेशन है वाटरिंग द प्लांट्स। क्या है? वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि रेगुलर बेसिस पे जितनी उनकी नीड है उस बेसिस पे उन्हें हमें क्रॉप्स को क्या देना? वाटर सप्लाई करना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन, राइट? क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना, क्योंकि जैसे हम लिविंग हैं, हम वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, हम वाटर के बिना डाइजेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंपल करने में, उनको डाइजेस्ट करने में, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें किसकी जरूरत होती है? वाटर की। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं बेटा वो भी लिविंग है, प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए, एक्टिविटीज के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की। तो प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन बहुत तरह से होती है, देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन। वो करने से पहले हम इरिगेशन के एडवांटेजेस करें। एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या फायदे हैं? इरिगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? अगर हम उन्हें वाटर सप्लाई करते हैं तो वाटर, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, राइट? वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर हम उन्हें वाटर सप्लाई करते हैं तो हम उनको बहुत इंपॉर्टेंट दो न्यूट्रिएंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं कि वाटर के थ्रू उनको दो तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वन इज कॉल्ड द हाइड्रोजन एंड अदर इज कॉल्ड द ऑक्सीजन। जैसे कि हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स मैक्रो अमाउंट में होते हैं, कुछ माइक्रो अमाउंट में होते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो उन न्यूट्रिएंट्स में जो लिस्ट हमारी न्यूट्रिएंट्स की थी उनमें से दो न्यूट्रिएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी हैं। ये दो न्यूट्रिएंट्स उन्हें बाय द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम से उनको मिलते हैं। सेकेंड एडवांटेजेस है कि ये सॉइल को मॉइस्चर देता है। मॉइस्चर हम पानी कहाँ देते हैं? रूट्स में देते हैं। रूट्स कहाँ पर है? सॉइल के अंदर है। सॉइल ने रूट्स को बाइंड कर रखा है, तो इसलिए ये सॉइल को अगर हम वाटर सप्लाई करते हैं तो सॉइल की जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहती है, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। अगर सॉइल मॉइस्चर वाली होगी, अगर सॉइल वेट होगी, तो उसके अंदर जो सीड हम सो करेंगे वो जर्मिनेट करेगा। सीड जर्मिनेट कैसे करता है? सीड जब जर्मिनेट करता है तब उसमें से रूट और शूट निकलती है, और सीड की जर्मिनेशन जब सीड ग्रो करता है, आपके घर में जो ड्राई सीड है जैसे चना तो आपने बॉक्स में वो चने के सीड रख रखे, चाहे आप उन्हें 1 साल तक पड़े रहने दो, उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती। उनकी ग्रोथ क्यों नहीं होती? क्योंकि वो क्या होते हैं? ड्राई होते हैं, उन्हें कंटेंट नहीं मिलता। तो लेकिन जब हमें सीड की ग्रोथ करनी है, सीड को डेवलप करना है, हम उसे सॉइल में सो करते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसे मॉइस्चर मिलता है, और उस मॉइस्चर की हेल्प से, न्यूट्रिएंट की हेल्प से वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है। जब वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, जर्मिनेट करता है, तो उससे फिर प्लांट का रूट शूट
इसलिए क्या था कि उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट वाटर से मॉइस्चर मिल रहा है, और मॉइस्चर किस में हेल्प कर रहा है? जर्मिनेशन सीड में हेल्प कर रहा है, और सीड की जर्मिनेशन होगी तो ही प्लांट की होगी या होगी, उससे प्लांट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड बेनिफिट इसका क्या हुआ? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। और आपने देखा होगा कि प्लांट सबके घर में लगे हुए हैं। जब प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हो, हर एक को एक एक प्लांट की टेक केयर करनी चाहिए, एक प्लांट लगाना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। प्लांट सब ब्रांचेस which are present above the ground, जैसे ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, ये इसकी शूट है, ये इसकी आगे ब्रांचेस है, ये ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर क्या लगे हुए हैं? लीव्स लगे हुए हैं, अदर पार्ट्स लगे हुए हैं। तो जो इसकी एरियल ब्रांचेस है, अगर जो प्लांट है उसकी एरियल ब्रांचेस है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है अगर हम उसको क्या देंगे? वाटर प्रोवाइड करेंगे। समझ आ गई? तो प्लांट्स अपनी ब्रांच एरियल ब्रांचेस को इंक्रीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम उसको वाटर देते हैं तो प्लांट्स अपनी एरियल ब्रांचेस को ग्रो करता है, इंक्रीज करता है अपनी ब्रांचेस को। इट हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ एरियल ब्रांचेस, राइट? It helps in the increase of aerial branches. तो ये भी एक वाटर का बेनिफिट हुआ। अब the last point which is very important, it helps in the absorption of nutrients. It helps in the absorption of nutrients. जो भी न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से, जैसे उस दिन हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, मेजर न्यूट्रिएंट उनके नाइट्रोजन थे, ठीक है, फॉस्फोरस थे, कैल्शियम थे, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक था, ठीक है। अदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो हो या माइक्रो हो, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट की क्या होती है? ग्रोथ होती है। और वो न्यूट्रिएंट्स तब एब्जॉर्ब होंगे जब हम प्लांट को क्या 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 उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट क्या मैंने बताया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको क्या मिल रहे हैं? दो इंपॉर्टेंट वाटर से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। सेकंड मैंने बेनिफिट क्या बताया? इससे सॉइल क्या है? ह्यूमिड रहती है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर बना रहेगा तो ही प्लांट का जो सीड है जिससे प्लांट बनना है वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होगा यानी कि उसके अंदर से रूट और शूट निकलेगी और डेवलप होगी। थर्ड मैंने बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर वो जर्मिनेट हो गया है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कौन करता है? वाटर करता है। फिर मैंने बताया इंक्रीज इन एरियल ब्रांचेस। अब रूट बन गई है, शूट बन गई है, अब उसकी आगे ब्रांचेस बननी है। अगर ब्रांचेस बनेगी तो वो डेवलपमेंट है उस प्लांट की। तो उस ब्रांचेस की डेवलपमेंट के लिए, उस ब्रांचेस के बनने के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है। लास्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब है सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट उनको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करके फूड प्रिपेयर करता है और जिंदा रहता है, अपनी ग्रोथ करता है, अपनी डेवलपमेंट करता है। वो न्यूट्रिएंट्स वो तब एब्जॉर्ब करेगा जब हम उसको क्या सप्लाई करेंगे? वाटर। सो वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। दीज आर द 5 एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। तो आपका क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, यहाँ इस टॉपिक से आप क्वेश्चन क्या बनाओगे? आप क्वेश्चन बनाओगे व्हाट इज इरिगेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल के आया
व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इरिगेशन में आप इरिगेशन की डेफिनेशन लिखोगे और फिर उसके हेडिंग डाल के एडवांटेज लिखकर उसकी 5 एडवांटेज लिखोगे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अब इसी टॉपिक इरिगेशन से एक और 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हमें ये तो पता चल गया कि हमें अपनी क्रॉप्स को, हमें अपने प्लांट्स को क्या देना है, वाटर देना है। उनको अगर हम वाटर देंगे तभी वो प्लांट डेवलप करेगा, तभी वो प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन हमें वाटर देना कैसे है, क्या क्या मेथड्स हैं, हम कैसे उसको वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 मार्क का एक क्वेश्चन निकल के आया कि व्हाट आर द मेथड्स, कि हम कैसे उसको वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड लिखो, हेडिंग डालो कैनाल्स। सेकंड है टैंक्स। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको किस किस तरीके से। फर्स्ट है कैनाल सिस्टम या कैनाल्स, सेकंड क्या है टैंक्स, वेल्स, डग वेल्स, नंबर 4 डग वेल्स। फर्स्ट को कैनाल सिस्टम कर लीजिए, कैनाल सिस्टम, नंबर 2 टैंक्स, नंबर 3 वेल्स, नंबर 4 डग वेल्स एंड नंबर 5 ट्यूब वेल्स। ये वेल्स की ही टाइप है, ठीक है। इन तरीकों से ये वो मेथड है जिनसे हम वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट्स को, राइट। अब क्या होता है बेटा कैनाल सिस्टम में, कैनाल सिस्टम में एक ह्यूमन मेड कैनाल जो होती है उसके आगे पाइप्स दी जाती हैं। वो पाइप्स जाकर फील्ड्स में क्या लेकर जाती हैं, पानी लेकर जाती हैं। जैसे सपोज कि ये वाटर का हमारा सोर्स है, ठीक है, यहाँ से हमने एक रास्ता बना दिया, यहाँ से हमने पाइप्स की सप्लाई कर दी, यहाँ पर पानी है, ये हमारा सारा वाटर का सोर्स है। यहाँ से हमने रास्ता दिया, ये पाइप्स हमने कहाँ सेंड करी, नियर बाय फील्ड्स को। अब फील्ड्स में पानी क्या, तो इस सिस्टम से हम क्या कर रहे हैं, सप्लाइंग ऑफ वाटर कर रहे हैं। कि ह्यूमन मेड कैनाल जो है वो वाटर रिसीव कर रही है, कहाँ से रिसीव कर रही है, वाटर सोर्स से। वो वाटर सोर्स कुछ भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकती हैं और पोन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ह्यूमन मेड कैनाल बनाई, हमने एक ऐसी पाइप बनाई, एक ऐसा रास्ता बनाया जिसने वाटर सोर्स से पानी को रिसीव किया, और वो हमारा वे है वो कहाँ गया, फील्ड्स में गया, और फील्ड्स को क्या मिला, पानी मिला। इस तरीके से क्लियर है ये बात। सेकंड सिस्टम हमारा उसकी ब्रांचेस दे दी डिफरेंट फील्ड्स को, और जहां से पानी वहां पर पहुंच गया और इरिगेशन सिस्टम जो है डेवलप हो गया। सेकंड है टैंक। टैंक आप सबको पता है, टैंक क्या है, हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम छोटे छोटे वाटर को स्टोरेज करने के लिए टैंक्स बनाते हैं, उन्हें हम स्टोर कर लेते हैं, और जब पानी की जरूरत होती है फील्ड्स में, वहां से हम इरिगेशन करते हैं, उसकी हेल्प से वाटर को वहां पर भेजते हैं जहां पर हमें क्रॉप्स ग्रो करी हुई है, वहां हम वाटर को सप्लाई करते हैं। थर्ड्स आप सबने सुने हुए हैं, वेल्स। वेल्स क्या है, ट्यूबवेल्स हैं, डग वेल्स हैं। सबने विलेजेस में अपने आसपास ट्यूबवेल्स और वेल्स देखे हुए हैं। डग वेल्स हमने खोद लिया, उसके साथ हम हैंडपंप की हेल्प से भी वो पानी को ऊपर खींच सकते हैं। और वेल्स जो है, जब हमारे कंट्री में क्या होता है बेटा, या किसी और कंट्री में भी पूरा साल बारिश नहीं होती, जब पूरा साल बारिश नहीं होती तो हमें कोशिश करनी है कि उसी रेन वाटर को वेस्ट होने की बजाय बड़े बड़े टैंक्स में, बड़े बड़े वेल्स बनाकर ओपन एरिया में उसको क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है। और जब उसको स्टोर कर लिया, और जिन दिनों में नेचुरल रेनफॉल नहीं है उन दिनों में उससे वाटर को लेकर सारा इरिगेशन कंप्लीट किया, ठीक है। लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो वाटर है उनकी वो डेफिशिएंसी जो है हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर सकती है। हर एक पर जो भी इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इरिगेशन सिस्टम को, या जो भी एग्रीकल्चर से बिलोंग कर रहा है, दैट पर्सन शुड हैव द नॉलेज
कि किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए। कोई क्रॉप ऐसी होती है जिसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, और कोई क्रॉप ऐसी होती है जिसको मॉडरेट वाटर चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने सारी क्रॉप्स को एक जितना वाटर सप्लाई करना है, और सप्लाई करते हुए हमें उसकी जो है वेस्टेज नहीं करनी। वेस्टेज को रोकने के लिए आपको, जैसे आपने पाइप्स के थ्रू पानी भेजा या घर में भी आप यूज करते हो, तो आपने सुना होगा कि दो तीन तरह के ऐसे सिस्टम हैं जो इरिगेशन में हेल्प करते हैं और वेस्टेज को भी सेव करते हैं। ठीक है, वेस्टेज भी ना हो और क्या है, पानी क्रॉप्स को मिल भी जाए। कौन कौन से मेथड है आपने सुना हुआ है? एक मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कौन सा मेथड है? बहुत कॉमन है, हर क्लास में सुनते आए हो आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए मैंने अभी अभी बताया कि हम जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं वहां पर सारा साल बारिश नहीं होती। वहां पर मॉनसून सीजन होता है, जहां पर उन दिनों में बारिश होती है, मॉनसून डेज होते हैं, तब बारिश होती है। तो हमें क्या करना है, अपना जिन दिनों में बारिश नहीं होती उन दिनों में हमें वाटर को क्या करना है, स्टोर करना है। वाटर को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ वाटर कब, इसलिए फॉर द लेटर यूज, इसलिए लेटर यूज के लिए, बाद में यूज करने के लिए। बाद में यूज करने के लिए मतलब जिन दिनों रेन का सिस्टम नहीं है, जिन दिनों वहां पर ऐसा सीजन नहीं है कि हमारे पास कोई नेचुरल सोर्स नहीं है जिससे हमें वाटर मिल सके। अब बड़े बड़े वाटर के सोर्सेज हैं, ओशंस हैं, ठीक है, लेकिन हम वहां थोड़ी जाएंगे इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो हमने रेन वाटर को क्या कर लेना है, हार्वेस्ट कर लेना। आप छोटे लेवल पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से भी। जैसे आपने हर एक पर्सन ने अपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं। कोई भी बड़ी शुरुआत छोटी शुरुआत से ही होती है। आपने अपने घर में सबने प्लांट्स लगा रखे हैं। जिन दिनों बारिश आई, आपके घर में जितनी भी बकेट्स हैं, टब्स हैं, उनको ओपन एरिया में रख दो। वो पानी सीवेज में या घर के बाहर खड़ा होने की बजाय, आपके बरामदे में खड़ा होने की बजाय, वो जितने भी आपके स्टोरेज बकेट्स हैं, जितने भी आपके पास टब्स हैं, वो सारा पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और आप उसको रख लो उस पानी को, और जब 2-3 डेज के बाद जब क्रॉप्स ड्राई हो जाएं, बारिश के दिनों में नेचुरली पानी मिल गया, 2-3 डेज बाद जब उन्हें वाटर देने की जरूरत है, तो जो आपने वाटर स्टोर किया हुआ है उससे आप उनको वाटरिंग द प्लांट्स कर सकते हो। एक छोटे लेवल पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ऐसे ही जो बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े टैंक्स बनाए होते हैं जिसमें जब बारिश आती है तो वो वाटर उसके अंदर स्टोर होता है। और जो वाटर उसके अंदर स्टोर होता है, तो जब बाद में विद इन 1 वीक के बाद, 4 डेज के बाद जब हमें क्रॉप्स को पानी देना है, तो हम उसी स्टोर किए हुए वाटर से उसको वाटर सप्लाई करेंगे। इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा है आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन, अब आपको मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। ड्रिप इरिगेशन होती क्या है? बूंद बूंद करके पानी देना। ठीक है, मान लीजिए आपने ये एक फील्ड है, राइट, ये एक आपका फील्ड एरिया, इसके इसी फील्ड एरिया के अंदर आपने क्या लगा रखी है, क्रॉप्स लगा रखी है। इसके अंदर आपकी क्या ग्रो करी हुई है, क्रॉप्स ग्रो करी हुई है, राइट। क्रॉप्स हम कैसे ग्रो करते हैं? गैप पे ग्रो करते हैं, एक इकट्ठी साथ साथ ग्रो कर देते हैं, उसके बीच में हम क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। ये क्रॉप्स हमने उस फील्ड के अंदर ग्रो करी है। एक तरीका, पुराना तरीका क्या था, पाइप पकड़ो, सारे खेत में पानी दे दो। ठीक है, खूब पानी दे दो, कितना पानी दो ये पता ही नहीं है हमें कोई नॉलेज नहीं। लेकिन अब जो पाइप्स पानी के लिए भेजी जाती हैं, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या कहते हैं, ये मान लो ये मान लीजिए इसके अंदर आपकी क्या है, पाइप जा रही है, यहाँ पे भी क्या जा रही है, पाइप जा रही है अंदर से।
अब ये पूरी पाइप जा रही है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा होल कर दिया, यहाँ पर भी होल कर दिया। कहाँ होल करा? जहां प्लांट है उसके पास। यहाँ कोई होल नहीं है, यहाँ पाइप पूरी बंद है, यहाँ होल कर दिया, यहाँ होल कर दिया, यहाँ ऊपर से होल कर दिया। यहाँ पानी पूरी पाइप में जा रहा है, लेकिन बाहर कहाँ से आएगा? जहां पर क्या है? होल है। आ रही है बात समझ? पानी बाहर कहाँ से आएगा? जहां पर होल है, और वो होल से बूंद बूंद करके पानी इन प्लांट्स को मिलेगा। इससे क्या होगा? इनकी इरिगेशन भी हो गई और वाटर की वेस्टेज भी नहीं हुई। कहां पर बूंद बूंद करके पानी जाना, और कहां पर पूरी पाइप ऐसे हम छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा जो फील्ड है वो पानी से भर जाता है, रूट्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, और ये पानी की वेस्टेज भी करता है और क्रॉप्स को हार्म भी पहुंचाता है। इससे क्रॉप्स को नुकसान भी होता है, उसकी रूट्स गल जाती हैं, और उसको जितना पानी नहीं चाहिए होता हम उतना प्रोवाइड कर देते हैं वाटर की वेस्टेज को रोकने के लिए, क्रॉप्स को पानी देने के लिए। ये एक बहुत ही बेस्ट सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हमने प्लांट्स को गैप पे एक फील्ड में ग्रो कर दिया, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, और उसके बीच में अंडरग्राउंड पाइप्स डाल दी। ये पाइप्स अंडरग्राउंड, ठीक है, और आपको यहाँ पर होल्स दिखेंगे, बाहर की तरफ पाइप्स नहीं दिखेंगी। पाइप्स अंडरग्राउंड है, फील्ड के साथ साथ जा रही हैं, और आपको क्या दिखेंगे? वहां पर सिर्फ होल्स। जब वो पीछे से पानी ओपन करेंगे, पानी पीछे से ओपन करेंगे, तो पानी पाइप में जाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आएगा बाहर कहां से? इन होल्स से। समझ आ रही है आपको बेटा? पानी आएगा कहां से? इन होल्स से। इसे बूंद बूंद करके इन क्रॉप्स को पानी मिल गया। अब पानी की जो इनकी नीड थी वो पूरी हो गई, वेस्टेज क्या है? कम हो गई, वेस्ट नहीं हुआ पानी, और वाटर भी सेफ हो गया, और क्रॉप्स को पानी भी मिल गया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और थर्ड सिस्टम है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में, अगर आपने स्प्रिंकल सिस्टम को समझना है, अपने माइंड में फाउंटेन ले आओ। फाउंटेन सबने देखा होगा लगा हुआ, जैसे कि ऐसे फील्ड्स में ऐसे फाउंटेन लगा दिया जाता है। ऐसे फाउंटेन लगा है, यहाँ उसकी क्या है बनी हुई है? नेट बनी हुई है, ताकि पानी इकट्ठा पूरे फ्लो के साथ बाहर ना आए। पानी कैसे बाहर आए? थोड़ा थोड़ा करके बाहर। यहाँ उसका, जब उसका इस फाउंटेन को खोला तो पानी कैसे आएगा? ऐसे बूंद बूंद करके, राइट? ये दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके दूर दूर तक सबको फाउंटेन की तरफ। फाउंटेन ऐसा ही तो होता है, फाउंटेन ऐसा ही होता है कि नहीं होता? दूर दूर तक ऐसे वाटर सप्लाई होगा। आपने ये स्प्रिंकल सिस्टम फील्ड्स में लगे भी देखे होंगे। ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, और थर्ड मैंने आपको बताया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये तीनों के तीनों सिस्टम वाटर की सप्लाई प्लांट्स को देने में हेल्प करने के साथ साथ वाटर की वेस्टेज को रोकते हैं। वाटर वेस्ट इसमें नहीं हो रहा। अब फाउंटेन सिस्टम पानी जा में पानी जा रहा है, सारे प्लांट्स को पानी मिल रहा है, लेकिन पानी वेस्ट नहीं हो रहा। ड्रिप इरिगेशन में भी वाटर नहीं हुए वाटर को लेटर यूज के लिए कर सकते हैं, और उससे भी हम अपने वाटर की सप्लाई जो वेस्ट हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ वी प्रिवेंट, व्हाट आर द मेथड्स हाउ वी प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ द वाटर, या हाउ वी प्रिवेंट द हाउ वी प्रिवेंट नहीं, हाउ वी हार्वेस्ट द वाटर, वाटर सिस्टम, हाउ वी हार्वेस्ट द वाटर। हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, इरिगेशन के मेथड्स कौन से अच्छे मेथड्स हैं
कौन से अच्छे मेथड्स बताए मैंने, जिससे वेस्टेज ना हो, ऐसे मेथड्स जिससे वेस्टेज ना हो। वो कौन से मेथड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सेकंड कौन सा है उसके अंदर, वो जो ड्रिप इरिगेशन है, और थर्ड कौन सा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। आई होप सो आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए हो। इसके साथ ही आपका कौन सा टॉपिक खत्म हुआ, इरिगेशन का। कौन सा टॉपिक हमने खत्म कर लिया है, इरिगेशन का खत्म कर लिया है। उसके बाद है हमारा टॉपिक कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हम लैंड को खाली नहीं छोड़ सकते, हम लैंड को खाली नहीं छोड़ सकते। एक क्रॉप के बाद हमें दूसरी क्रॉप उगानी है, ठीक है। अब अगर हम एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं, राइट, अगर हम एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं तो लैंड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। और हम नहीं चाहते कि हम केमिकल से बने हुए न्यूट्रिएंट्स को यूज करें, क्योंकि केमिकल से बने हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमेशा हार्मफुल होते हैं, वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जितना हो सके हमें केमिकल्स का यूज नहीं करना। अगर हमें केमिकल्स का यूज ही नहीं करना और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं, किस लिए खत्म हो गए हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली एक के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरी के बाद थर्ड क्रॉप ग्रो करते ही जा रहे हैं। हम लैंड को खाली छोड़ ही नहीं रहे, हम लैंड को वेकेंट रख ही नहीं रहे, क्योंकि अगर लैंड कुछ टाइम के लिए खाली रहेगी तो उसको टाइम मिलेगा नेचुरली न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करने में, यस और नो, उसे नेचुरली टाइम मिलेगा न्यूट्रिएंट्स को क्या करने के लिए, रीगेन करने के लिए। क्योंकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रीगेन कौन करता है, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स की हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, अपने आप डेड मैटर की हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स अपने आप सॉइल में रीगेन हो जाते हैं। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है उसको रीगेन होने के लिए, और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हम उसे रीगेन होने का टाइम दे ही नहीं सकते, नहीं तो हमारे लोगों को फूड नहीं मिलेगा। सबसे मेजर ड्रॉबैक हमारे कंट्री का ओवर पॉपुलेशन है। तो हम क्या करें कि लोगों को फर्टिलाइजर्स वाला, केमिकल वाला फूड भी ना मिले और फूड की डिमांड भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके अंदर हम ऐसे मेथड्स का यूज करेंगे जो कम से कम है क्रॉप रोटेशन, नंबर 2 मिक्स्ड क्रॉपिंग। नंबर 2 क्या है, हम कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे जिसको वो वाले न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए और अदर्स न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए, यानी कि मस्टर्ड, यानी कि मेज को रोटेट किससे करेंगे, मस्टर्ड से। मैंने नोट्स में भेज रखा है कि किस क्रॉप को किससे रोटेट करना है। मेज के बाद हम कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे, मस्टर्ड ग्रो करेंगे। मस्टर्ड क्रॉप ग्रो करने का मतलब है कि मेज ने तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंज्यूम कर लिए, अगर दोबारा से हमने मेज ग्रो कर दी तो वो तो हेल्दी क्रॉप होएगी नहीं, वो तो हेल्दी क्रॉप नहीं होगी। तो हमने वो क्रॉप दोबारा नहीं ग्रो करनी, उसके जैसी भी ग्रो नहीं करनी। उसके जैसी मतलब जिसको वैसे ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके जैसी भी क्रॉप ग्रो नहीं करनी, हमने क्रॉप को अल्टर कर देना। अल्टर करने का क्या मतलब है, हमने ऐसी क्रॉप यूज करनी है जिसको मेज वाले न्यूट्रिएंट मेजर अमाउंट में बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे वो न्यूट्रिएंट देने हैं जो मेज जैसे नहीं है। हमने मेज को रोटेट किया मस्टर्ड से, राइस को रोटेट किया व्हीट से। अब राइस को जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो वही क्रॉप, वैसी क्रॉप
दोबारा से राइस ग्रो हमें नहीं करना। हमें क्या ग्रो करना है? जिसको बिल्कुल सिमिलर न्यूट्रिएंट्स मेजर अमाउंट में नहीं चाहिए, वर्ड यूज कर लो मेजर, कंसंट्रेट कर लो, मेजर में नहीं चाहिए, माइनर में तो चाहिए लेकिन मेजर में नहीं चाहिए। तो ये मेथड ऐसा मेथड है जिससे हमें उसे केमिकली प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर्स नहीं देने पड़ेंगे, हमें केमिकल वाला फूड नहीं खाना पड़ेगा। और सेकेंड मेथड क्या है? अब रोटेशन भी कई तरीके की होती है, 1 ईयर रोटेशन, 2 ईयर रोटेशन, 2 साल बाद वही वाली क्रॉप रिपीट करो, 3 ईयर रोटेशन, 3 साल बाद वैसी क्रॉप रोटेट करो। अब 3 साल बाद क्रॉप रोटेट हो रही है तो कितना टाइम मिल गया न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करने में? जैसे कॉटन है, कॉटन के बाद ओट लगा दो। अब कॉटन वाले न्यूट्रिएंट्स ओट को नहीं चाहिए, ओट के बाद शुगर केन लगा दो, शुगर केन के बाद पीस, मटर, शुगर केन के बाद पीस लगाए, फिर मेज, मेज के बाद वीट, और वीट के बाद जाकर फिर से टर्न आएगी कॉटन की। तो कितना टाइम मिल गया एक जैसे न्यूट्रिएंट को रीगेन करने के लिए? तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्रॉप बदल देते हैं। क्रॉप तब बदलनी है जब हमें नॉलेज हो, क्रॉप तब बदलनी है जब हमें क्या हो? नॉलेज हो। ठीक है, जब हमें नॉलेज होगी तभी, ऐसा नहीं है हमें नॉलेज नहीं है बस हमें क्रॉप को रोटेट करना है, ऐसा नहीं है। अगर हमें नॉलेज है तो ही हमें क्रॉप को क्या करना है? रोटेट करना है। इसकी पूरी नॉलेज से हम कम से कम एग्रीकल्चर में कम से कम केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। और ये जो दूसरे मेथड है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है, ये मेथड्स भी मैं डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन ये मेथड्स मैं करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर, सो दैट कि आपको इनकी डिटेल पता चल जाए। तो यहां से क्रॉप रोटेशन से क्वेश्चन क्या निकलता है? क्रॉप रोटेशन से क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द, पहले तो क्वेश्चन क्या आया? व्हाट आर द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स बाय व्हिच वी कैन मिनिमाइज द केमिकल्स, हम मिनिमाइज कर सकें उन केमिकल्स को, ऐसे कौन कौन से पैटर्न्स हैं? तो पहले आप उन पैटर्न्स को लिखोगे, क्यों हम उन पैटर्न्स को यूज करते हैं वो लिखोगे, देन आप बताओगे कि उनके नेम क्या है। फिर व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। 3 ईयर क्रॉप रोटेशन आपने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर वाली सारी एग्जांपल्स लर्न करनी है, क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन लर्न करनी है, क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस लर्न करने हैं। And in my next lecture I will explain the other 2 cropping patterns. And now my lecture is over. If anyone has any doubt, he or she can ask the question. Okay, I am ending the meeting. Akash sir.